हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 20 क्वेश्चन रहेगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक काम करेंगे। देखिए 100 से लेकर के हम लोग काम कितना तक करेंगे, तो 1 से लेकर के 100 200 तक हम लोग काम करेंगे। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले इस जो पढ़ाएंगे अभी से शुरू होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के लिए रहेगा, पैरामेडिकल या अदर एग्जाम जिसमें भी आपका साइंस पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है। ठीक है, और मनीष इधर होना चाहिए, मनीष पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, मनीष कुमार गलत थोड़ा हो गया है। चलिए ये सेशन नंबर 1 है, केमिस्ट्री क्लास 1 से 200 तक सेशन चलेगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये आपको मास्टर एकेडमी का लोगो हो गया, ये दोनों नंबर हो गया, इस पे कांटेक्ट करके सारा या 10th हो या क्रैश कोर्स हो, 12th हो, 11th हो, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, जब एक झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होता है। चलिए बोलिए इसका आंसर क्या होगा। गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए हम बताते हैं, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होता है। देखिए अगर ऐसे ऐसे झील है, ये झील है, ठीक, तो देखिए ये जमना जो शुरू होगा तो ये ऊपर वाला लेयर से आपका जमना शुरू होगा। ये वाला लेयर जो है झील का जमने लगेगा। बर्फ जब जमेगा ना तो ये वाला लेयर पहले बर्फ से ढकेगा, इसके बाद ही नीचे वाला लेयर, ये सब धीरे धीरे ऊपर से नीचे से जमते रहेगा। आगे देखिए तो इसका हो जाएगा ऊपर से जमना शुरू होगा, सबसे ऊपर वाला लेयर से जमना शुरू होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झील के बारे में, देखिए दिया हुआ है झील का। देखिए झील है ना, झील किसे कहते हैं, तो देखिए ये बीच में पानी का कुछ स्थान है, ये आपको दिख रहा होगा पानी, ठीक है, यानी कि जो इस पानी में जमाव पानी होता है उसी को झील कहते हैं। देखिए चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसे झील कहेंगे, ये झील हो गया। झील से बहुत क्वेश्चन पूछता है, पैरामेडिकल वाला में तो जीएस भी पूछता है। पैरामेडिकल का एग्जाम में देखिए जीके जीएस पूछता है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है, बुलर झील, डल झील, बैरीनाग, शेषनाग, अंतनाग, सो, मोरीरी, मानसरोवर। नाग वाला सब कहाँ, तो शेष जम्मू कश्मीर, नाग वाला सब कहाँ, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश उससे जस्ट नीचे में यहाँ रेणुका तथा चंद्रताल और सूरज ताल, ताल वाला हिमाचल में, नैनीताल ये सब जो है उधर ही है। तो चंद्रताल, सूरज ताल ये सब कहाँ, हिमाचल में। पंजाब में नहीं है झील। उत्तराखंड में देखिए ये झील मिलेंगे कहाँ, ज्यादातर आपको पहाड़ी इलाका में मिलेंगे। अब देखिए हिमाचल के बाद उत्तराखंड में हो गया, यहाँ नैनीताल झील है। नैनीताल जो बहुत ही फेमस है, नैनीताल, देवताल, रामताल, सागताल, भीमताल, सातताल, ताल वाला जितना है उत्तराखंड मारिएगा, नैनीताल। ताल वाला जितना है सब क्या हो जाएगा। अब हिमाचल में भी जो था दो था, वो सूरज ताल और वो चंद्रताल, ये याद रखना है, ठीक। इसके बाद भी आपको दिया गया है, ये तो पहाड़ी एरिया है ये सब, तो यहाँ दिख गया इतना सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भी देखिए इधर है पुष्कर, नक्की, बिछौला, सांभर, सांभर झील नहीं है राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में है। गुजरात में भी है नारायण सरोवर या नल सरोवर से, दीप है गुजरात में, दमन है, दादर नगर हवेली में भी है, ठीक है। और देखिए देवनाग, अष्टमुखी, ये केरला में है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक आध दो को, सबसे ज्यादा ऊपर वाला यहाँ वाला और यहाँ वाला नागार्जुन, ये सब हो जाएगा। नागार्जुन सागर या निजाम सागर, ये सारा का सारा आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो जीके का पार्ट हो गया। हम लोग झील के बारे में देख लिए कि ये झील होता है, और झील जो जमना शुरू करता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट से झील जमना शुरू होता है।
चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है? किसका वेदन क्षमता अधिक होता है? अल्फा, बीटा, गामा किरणें का। गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हम बताते हैं गामा किरणें होगा, ये गामा किरणें होगा। ये हो जाएगा आपका सी नंबर गामा किरणें। अल्फा, बीटा और गामा, तो गामा किरणें की वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। अब देखिए ये वेदन क्षमता, आयनन क्षमता क्या होता है? वेदन क्षमता मतलब किसी चीज को आर पार करने की क्षमता, वेदने की जो क्षमता होता है उसी को कहते हैं वेदन क्षमता। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगला दिखाते हैं इसी का। देखिए जैसे में यहाँ अल्फा बीटा गामा में दिखाया, देखिए अल्फा बीटा गामा वेदन क्षमता सर्वाधिक। देखिए ये हाथ को तो वेद ही दे रहा, इसके बाद एक एल्युमिनियम का रड रखा गया है, थोड़ा सा मोटा प्लेट रखा गया है, उसको भी पार कर जा रहा है। और यहाँ शीशा का एक रखा गया है, इस पे मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है, बीटा का हाथ को कर सकता है लेकिन एल्युमिनियम का नहीं। और अल्फा रे है, बेचारा का वेदन क्षमता एकदम कम है, वो हाथ को भी पार नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे जो है एक रे है, किरण है, वो किरण जो है हमारा हड्डी को नहीं पार करेगा, हमारा ये मांस जो है मांस को पार कर जाएगा, लेकिन हड्डी को नहीं पार करेगा, इसलिए तो उसका मिरर इमेज बन जाता है। वैसे ही होता है यहाँ पे। अब देखिए अल्फा बीटा गामा में अल्फा बीटा गामा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। देखिए चार्ज पूछे ना तो अल्फा पे चार्ज होता है 3.1 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, और यही हो जाता था अगर इलेक्ट्रॉन रहता, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाता था 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ आ जाइए, देखिए बीटा का है, गामा का कुछ नहीं है। मास पूछे तो 6.6 गुने 10 के पावर -27 केजी किसका होता है? तो अल्फा का मास होता है। और दूसरा है यहाँ पे बीटा का मास 9.1 गुने 10 के पावर -31 केजी होगा, 0 हो जाएगा ये अल्फा बीटा गामा का। और यहाँ देखिए वेलोसिटी भी दिया हुआ है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अल्फा का 1.5 से लेकर के 2.0 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। या बीटा का देखिए दिया हुआ है 10 के पावर 1 मीटर पर सेकेंड। और गामा का स्पीड देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक, आगे दिया गया है पेंट्रेट पावर दिया गया है सबका। और इधर देख लेते हैं, हाँ अल्फा नेचर में बोल रहा है, तो बोला कि इट इज ए न्यूक्लियर। ये क्या होता है ना, हीलियम का जो नाभिक में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसी से ये अल्फा डिफाइन किया जाता है। जैसे हीलियम 2+ ये लिखते हैं ना, इसी से डिफाइन होता है। बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार्ज देखिए दे दिया है तीनों पे, +2 -1 +2 -1 0। मास अभी बताएं, लेकिन रिलेटिव लार्ज होता है, ये बहुत छोटा होता है और इसमें कोई मास ही नहीं होता है। स्पीड इसका स्लो होता है अल्फा का, बीटा का फास्ट होता है और इससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के बराबर गामा का होता है। आयोनाइजेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन निम्नलिखित में से किस नियम के विरुद्ध है? गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखिए नियत अनुपात का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा का नियम, गुणित अनुपात का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इसमें से आपका हो जाएगा बी।
इसमें से हो जाएगा आपका बी, संवेग द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है। देखिए ये कहता क्या है द्रव्यमान, देखिए एक साइड में जितना रिएक्शन है ना, उसको रिएक्शन करने के बाद दूसरा साइड में जो आता है उसका विभाजन मास सेम रहेगा, वही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। देखिए इसमें आपको दिखा दिया गया है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इधर अगर 60 ग्राम है ये दोनों को मिला करके, तो इधर भी ये दोनों देखिए दो अलग अलग बना ना, ये दोनों को भी मिला करके 60 ग्राम है, यानी कि वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहलाता है। चलिए आगे आते हैं। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है, बताइए, गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें से बोला परमाणु कक्षाओं को भरने का किसने नियंत्रित होता है ना, तो अफवाहु से। अफवाहु जो सिद्धांत था ऐसे, देखिए अफवाहु जो था 1s वाला 1s2 p डॉट 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 डॉट, ये वाला जो मेथड था यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, इसी मेथड से होता है। ये सबसे ज्यादा आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही आंसर ही है। अफवाहु सिद्धांत द्वारा, हाइजेन के अनगिनता के सिद्धांत द्वारा, हिंट के नियम द्वारा, ये नियम लिखा हुआ है। पौली के अपमार्जक लिखा हुआ है, पौली के अपमार्जक, पौली के अपमार्जक सिद्धांत, पौली के अपमार्जक सिद्धांत लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, ठीक। और देखिए बीच में क्वार्टर्स, यहाँ देखिए ये सेंटर है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसका आकार होता है 10 के पावर -15 सेंटीमीटर। और आगे है देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ रहेगा, द्रव्यमान ये यहाँ रहेगा, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ है प्रोटॉन। आकार पूछेगा तो 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। और अगर केंद्र का आकार पूछे, ये जो केंद्र है पहला वाला सर्कल, ठीक, तो इसका पूछे तो 10 के पावर -14 हो जाता है। और एकदम सेंटर का पूछ रहा है खाली, यहाँ पे प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तब हो जाएगा आकार में 10 के पावर -15, जो कि उससे आकार में छोटा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आगे देखिए, यहाँ देखिए जे थॉमसन सबसे पहले बताए थे, तारबुज थ्योरी, थॉमसन का मॉडल है। ये किनका है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, नाभिक, कक्षा, परमाणु, इसमें ये कौन बोले थे सबसे पहले, जे थॉमसन। ये बोले थे कि देखिए बेटर मिलन तरबूजा में, तारबूज वाला जो थ्योरी था बताए ही थे कि इसमें जो ब्लैक वाला भाग रहेगा वो कहीं भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। उसके बारे में कोई आपको फिक्स स्थान नहीं किए थे, ठीक। ये था इलेक्ट्रॉनिक, ये किसका, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल यही था, परमाणु संरचना। अगला देखते हैं। तीन हो गया, 4 हो गया, यहाँ यहाँ। चलिए अगला देखते हैं। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है, ठीक। ये गलत लिखा हुआ है, नहीं कैल्शियम लिखा हुआ है, देखिए गलत, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुधार दे रहे हैं। ये सब टाइपिंग एरर है। यहाँ हो जाएगा, पहला है कैल्शियम, पहला ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए पहला है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड
तथा सल्फेट। क्लोराइड का Cl होता है Cl और सल्फेट का SO4 या SO3। ये रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या रहेगा Cl और SO4 रहेगा। दूसरा है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम Ca बाइकार्बोनेट CaHCO3 ये रहेगा। चलिए आगे देखते हैं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का MgHCO3। यहाँ है सिल्वर, ये गलती बहुत मिसप्रिंट लिखा हुआ है जी, सिल्वर पोटेशियम के क्लोराइड, ये बहुत गलती लिखा हुआ है। सिल्वर डी नंबर लिख दे रहे हैं, सिल्वर पोटेशियम के क्लोराइड, सिल्वर पोटेशियम के क्लोराइड, पोटेशियम के क्लोराइड के देखिए क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं सिल्वर पोटेशियम के क्लोराइड, तो इसमें क्या हो जाएगा गिन रहे हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो जाएगा फर्स्ट वाला। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। अब चलिए देखिए आगे, एक मिनट कहाँ हो गया, हाँ 5 नंबर। चलिए हम लोग आ गए, इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला, एक मिनट आ रहा है, देख लीजिए ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं, 5 नंबर हो गया। 5 नंबर के देखिए हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर दे दिया है, 1 मिनट। चलिए देखिए हार्ड वाटर इज ए वाटर दैट हैज ए हाई मिनरल कंटेंट। देखिए इसमें हाई मिनरल कंटेंट होगा, इसमें लेस मिनरल कंटेंट होगा। ये इसमें देखिए मैग्नीशियम रहेगा और कैल्शियम आयन रहेगा, इसमें जो है कि सोडियम आयन रहेगा। इसमें इसका टेस्ट कैसा होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसी पे डिपेंड करेगा कि कैसा होगा, ये ज़्यादा टेस्टी या साल्ट ये होगा। ठीक है आगे देख लीजिएगा, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, नहीं दिख रहा है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में देखिए सोडियम, यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, ये ऐसे है सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट लिखा हुआ है। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भिन्नता उपयोग होता है, बताइए भिन्नता उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलती है, यहाँ निकलती है, हो जाएगा प्रकाश प्रभावित होता है, यहाँ हो जाएगा भीत होता है, शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। आगे है नव विकसित होना चाहिए था, नव विकसित करने पे या नया करने वाले घोल में तब तक घिर जाता है जब तक कि नए समस्त ब्रोमाइड घोल नहीं जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, फोटोग्राफी, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है मुक्त ब्रोमीन निकलता है, मुक्त ब्रोमीन निकलता है, सी नंबर ऑप्शन है। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, और डी नंबर ऑप्शन है आपका कि विकसित करने वाले घोल में
तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। चलिए बताइए जल्दी सा क्या होगा 6 का। हो गया टाइम अप। देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट जो है उपचायक के भांति उपयोग होगा। सोडियम थायोसल्फेट। अब फोटोग्राफी प्लेट क्या है, तो देख लीजिए फोटोग्राफी प्लेट यही होता है, इसमें Hg रहता है, CO प्लस रहता है और नियॉन, ये सब से मिलाने से मतलब ये प्लेट का निर्माण होता है। अब देखिए काम कैसे करता है, देखिए अल्फा रे अगर यहाँ से दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक स्लाइड रख दिया जाता है बीच में, इसको तो पार कर जाएगा लेकिन इमेज बनाएगा लास्ट में जाकर के एक स्लाइड पे, उसको पार नहीं करेगा और जिसको पार नहीं करेगा उसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, चलिए बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देख लीजिए किस तरह से होता है। देखिए इधर इसे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है क्या कि हाँ देखिए CO2 है ना, CO2 ये जो सिलेंडर होता है CO2 है, CO2 भरा रहता है। इसका देखिए यूज करने का तरीका क्या है, देखिए 2.5 से लेकर 100 IB तक के इसमें भरा हुआ रहता है CO2। हम लोग करते क्या है, इसमें जो रहता है प्रेशर रहता है, गैस जो प्रेशर बनाते रहता है, और ये 3 से 8 फीट का इफेक्टिव, 3 फीट से लेकर के यहाँ से लगभग 3 से 8 फीट तक, यहाँ से इसे मार सकते हैं, इसको दागिएगा ना तो यहाँ से ऐसे ऐसे कीजिएगा तो 8 फीट तक जा सकता है, 3 से 8 फीट तक। वहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आग लग गया है तो वो अपना गैस जो इसमें फोम वाला रहता है उसको भेज सकते हैं, ऐसे ऐसे करके वो गैस जाएगा तो वो बुझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, 8। हाइड्रोजन बम कौन सी अभिक्रिया द्वारा आधारित है, बताइए कौन सी अभिक्रिया के द्वारा। तो हाइड्रोजन बम आपका हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बोलिए क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नियंत्रित विखंडित अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडित अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यानी कि 8 का बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित, संलयन तो होगा ही होगा, संलयन गलत लिखा हुआ है, संलयन अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए अभिक्रिया ये तो होगा ही होगा, और यह हो जाएगा अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और आगे आते हैं इसके बारे में डिटेल करते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम आप लोग देखे हैं, ये सुतरी वाला बम जैसा होता है, बड़ा रूप में, उसको धरा करके आग लगा करके फेंक दीजिए तब वो काम करेगा। आगे आइए, देखिए ये है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम ये है, इस तरह का बम होता है। देखिए हाइड्रोजन बम उस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है। देखिए इसमें क्या का प्लूटोनियम रहता है, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक सामान भर दिया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आइसोटॉप, हाइड्रोजन के बहुत सारा आइसोटॉप को इसमें डाल दिया जाता है। एक्सरे जो यहाँ पे लगाया जाता है,
फिर फोम, ये फोम का बनाया हुआ रहता है। सेकेंडरी स्टेज ये दिया। यूरेनियम 235 का यूज होता है ये बनाने में। देखिए यूरेनियम 235 याद रखिएगा, प्लूटोनियम और कुछ एक्सप्लोसिव, हाइड्रोजन के आइसोटोप, ये सब मिला करके आग लगा करके फेंक दीजिए। और देखिए होता और क्या है, इसी का एक और देखिए ये बोल रहा है कि इसमें यूरेनियम 238 का यूज किया गया, न्यूट्रॉन है भी हाइड्रोजन, लिथियम, कौन यूरेनियम 235 भी मिलाया गया, और TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन को भी मिलाया गया। और देखिए अगर आग लगेगा ना तो विस्फोटक होगा तो 6.0 फीट तक ये एकदम लहर इसका आग का उठेगा। ठीक, 21 KT यानी कि नागासाकी पे जो गिरा था ना जापान में 1945 में गिराया गया था हाइड्रोजन बम। नागासाकी नहीं, वहां तो परमाणु बम गिराया गया था ना। चलिए देखिए 9 में पदार्थ ऐसे होगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा डाल्टन बोले थे 1808 में कि परमाणु जो है ना अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है। कैसा कण है? अविभाज्य कण है। देखिए यही बोले थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए आगे देगा भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सब डाल्टन का सिद्धांत है। ठीक, ये रदरफोर्ड का सिद्धांत है और ये अफबाहु का था सिद्धांत, कक्षा का बाद जो किए थे। ठीक, डाल्टन का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोग में परीक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना, एक परमाणु के बारे में कि आखिर परमाणु कैसा है उसके बारे में कल्पना किया गया कि परमाणु गोल है कि परमाणु लंबा है कि मोटा है, कैसा है, उसके बारे में जब बताया गया तो यही डाल्टन साहब सबसे पहले बोले थे। इन्होंने क्या किए कि रासायनिक संयोग के नियम, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों की विवेचना की और इनके प्रयोगों और परीक्षणों के परिणाम डाल्टन के परमाणु परिकल्पना को सत्यता के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं वैज्ञानिक के सिद्धांत के, इसी को सही से सिद्धांत माना गया था शुरुआत में कि डाल्टन साहब जो थ्योरी दिए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जो है ना ये थ्योरी आपका फट जाता है, काम नहीं करता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए देखिए तरंग और कण दोनों प्रकृति बताने वाले कण कौन है? बताइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा? गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखिए 10 हो गया, अब इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर बताइए निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होता है? ये ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन 11 नंबर है ना, हाँ 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया अपने शरीर में खाद का पाचन, हमारे शरीर में खाद पच जाता है ना, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया है? पहला, अपने शरीर में विद्या नहीं, यहाँ खाद होगा, अपने शरीर में खाद का पाचन। ठीक, यहाँ पे खाद होगा, खाद का पाचन, खाद मतलब भोजन का पचना। दूसरा है श्वसन की प्रक्रिया, ये रासायनिक है श्वसन की प्रक्रिया। तीसरा है, एक मिनट नहीं ना पूछ रहा है, हाँ
श्वसन की प्रक्रिया। अगला है ऑप्शन गर्म किए जाने पे कैंडल बत्ती का जलना, या गर्म किए जाने पे मोमबत्ती का पिघलना। जब मोमबत्ती पिघल जाएगा तो फिर से मोम बना सकते हैं, इसलिए ये वाला जो लास्ट में है ये वाला है मोमबत्ती का पिघलना, यानी कि ये है आपका भौतिक, कैसा, भौतिक अभिक्रिया। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। 11 नंबर में क्या होगा आंसर, तो आपका हो जाएगा ये ही, जो नहीं ये सब है ये नहीं है। 11 आ गया, ये 12। इप्सम का औद्योगिक नाम क्या है बताइए। मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। 12 नंबर का क्वेश्चन, मैग्नीशियम फॉस्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड परऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। यहाँ पे फेरस है, यहाँ पे है फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा MgSO4। अब इसके साथ जो वाटर होगा वो वाटर आप लोग खुद मिला दीजिएगा, इप्सम का फॉर्मूला है। चलिए आ गया ये 13 नंबर। किस गैस का गंध सड़े अंडे की गैस जैसा होता है। पहला ऑप्शन 13 का यहाँ से पढ़ दे रहे हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, अगला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, किस गैस का गंध सड़े अंडे की तरह होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा इसमें बताइए। अब गिनेंगे नहीं, आप ही लोग को बताना है, बताइए। चलिए इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ये हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2AS इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, इसका CO2 और इसका क्या है तो लेड ऑक्साइड है ना, तो लेड Pb2O3 यही हो जाएगा लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए अगला नंबर देखते हैं 13 के बाद 14, 13 के बाद 14। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है बताइए। सर्वाधिक विषैला कौन सा गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। चलिए बनाइए, 1 मिनट का समय देते हैं, गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसको बोलते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड यही हो जाएगा। 15 नंबर आइए 15। चलिए देखिए 15 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में, देखिए गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा अमोनियम, अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया, अमोनिया क्या हो जाएगा अमोनिया। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, क्लोरीन का Cl। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया का NH3।
जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 देखिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा के संचयक बैटरी में किया जाता है? बताइए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला गया है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका। देखिए इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अच्छा नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगला है एसिटिक अम्ल, एसिटिक है ना, तो C2 नहीं CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। क्या हो जाएगा? 16 का गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसमें है सीसा संचयक बैटरी का बात कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर। 16 हो गया। 17 अति शिवाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? पहला नंबर है सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। यहाँ पे इधर तोड़ा दिया जाएगा सोडियम। अगला है अस्ट्रांसियम बेरियम। पहला है सोडियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम। 1 मिनट यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। 17 नंबर है, हाँ बेरियम है। सोडियम, अस्ट्रांसियम, बेरियम, कैल्शियम। बताइए। चलिए देखिए 17 नंबर अति शिवाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका क्या होगा आंसर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 का हो जाएगा 1 सोडियम। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हो जाएगा, सोडियम। ठीक है। हरा रंग किसके क्लोराइड के कारण होता है? तो सोडियम के क्लोराइड के कारण। 18 नंबर आइए। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो आशा की धातु किसे कहते हैं? गिन रहे हैं, बनाइए पहले आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आशा की धातु हो जाएगा यूरेनियम। आशा की धातु क्या हो जाएगा? यूरेनियम को कहते हैं आशा की धातु। ठीक है। 19 नंबर आइए। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रिंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन के कारण, कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? नाइट्रोजन के कारण, या CO2 के कारण, H2S के कारण, या ऑक्सीजन के कारण? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। 20 नंबर आगे आते हैं क्वेश्चन। ताम्र प्रदूषण है यहाँ पे। 1 मिनट। डिजिटल चलिए देखिए, ताम्र प्रदूषण यहाँ पे होना चाहिए था। प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर समांतर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, जस्ते की, एल्युमिनियम की, सीसा का, या टीन का? बताइए। ताम्र वाला में क्या होगा? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये हो जाएगा टीन या रांगा। चलिए बस कीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब 20 के बाद अगले दिन देखेंगे। लगातार 20 क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, एक सेट लगाएंगे। अब आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके मैसेज कर सकते हैं कि कितना आपका आया आज का सेशन में। पर डे हम लोग 20 का टेस्ट देंगे। थैंक यू। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो रिव्यू कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।